चलो अब विज्ञान सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के आगे के अध्याय के उत्तर देख लेते हैं। तो आज हम देखेंगे अध्याय 14 को देखेंगे। तो अध्याय 14 में है ऊर्जा के स्रोत दिए हुए हैं। तो इसमें आपको सिर्फ 3 नंबर के प्रश्न, मतलब आपके एग्जाम में 3 नंबर के इस अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके प्रश्न बैंक में दिए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम 3 नंबर के टॉपिक तो नहीं है फिलहाल, लेकिन ये 2 प्रश्नों को ऐड करके 3 नंबर का बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप पहले जान लो कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, मैं सिंपल से शब्दों में बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो है, ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसे रूपांतरित किया जा सकता है, मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। सिंपल सी भाषा में अगर कहो तो यहाँ पे देखो लिखा भी है। ठीक है, आसान भाषा में, जब ऊर्जा का एक रूप विलुप्त होता है तो वही ऊर्जा उतने ही परिणाम में किसी और रूप में प्रकट हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दूसरे चीज़ का दिया है, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखो, विद्युत ऊर्जा जो है, जैसे हम उसे जैसे एक पंखा लगा है। ठीक है, और जैसे हम फैन ऑन करते हैं तो बटन जैसे ऑन करते हैं तो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो है वो कन्वर्ट होके किस में चला जाता है, वो चला जाता है चुंबकीय ऊर्जा में। ठीक है, किस में चला जाता है, चुंबकीय ऊर्जा। तो क्या हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो गया, लेकिन हम उसे नष्ट नहीं कर पाए। ठीक है, क्या हुआ, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हुआ। तो यही होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कोई भी ऊर्जा स्रोत पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकती। चाहे ऊर्जा के स्रोत स्वच्छ हो, पर फिर भी वह पर्यावरण को किसी न किसी प्रकार क्षति पहुंचाता है। ये इसका आंसर रहेगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है। तो देखो नाभिकीय ऊर्जा का महत्व क्या होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा का महत्व देखो यहाँ पे, नाभिकीय ऊर्जा भारी नाभिकीय परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थ्योरियम। ठीक है, ये जानना है ना आपको कि यूरेनियम, प्लूटोनियम और थ्योरियम ये सभी क्या है, नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थोरियम नाभिकीय पर कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यूरेनियम के एक परमाणु के नाभिक के विखंडन जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो किसी कोयले के कार्बन परमाणु के दहन से 1 करोड़ गुना ज़्यादा होती है। यानी नाभिकीय विखंडन से भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जाती है और अधिक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए इस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमेरिका जैसे जो विकसित देश है ना, वहाँ पे नाभिकीय विखंडन के माध्यम से बिजली भी पैदा किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत ही खतरनाक है, इससे बम भी बनाया जाता है। ठीक है, बारूद बम, नाभिकीय जो कहते हैं ना, परमाणु बम, अणु बम, तो ये इसी से बनता है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं। ठीक है, तो देखो ना, महासागर से क्या क्या ऊर्जाएं प्राप्त हो, एक तो ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त हो सकता है। ठीक है, एक तरंग ऊर्जा और एक है सागरीय तापीय ऊर्जा। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, तो देखो ज्वारीय ऊर्जा होता है, ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर किया जाता है। इसे टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो ये होता है ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद देखो तरंग ऊर्जा क्या होता है, तेज तरंगों की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ये होता है तरंग ऊर्जा होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सागरीय तापीय ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए सागर के सतह और इसके 1000 मीटर की गहराई के बीच 20 डिग्री का अंतर होना चाहिए। यह विधि किफ़ायती नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा मतलब मुश्किल ज़्यादा है इसमें। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है, भूतापीय ऊर्जा क्या है। तो भूतापीय ऊर्जा क्या है, तो इसका आंसर देखो, भौमिकी परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी की गहराइयों के तप्त स्थल और भूमिगत जल के संपर्क में आने से बनी भाप को जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है तो उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ये इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट देखें। अगला है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं ध्यान, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन तो अनवीनीकरण है। ठीक है, और कुछ वर्ष बाद समाप्त हो जाएंगे।
आवश्यकताएं निरंतर बढ़ रही हैं। इन्हें पूरा करने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के उपयोग में वृद्धि करनी चाहिए ताकि भविष्य में हमें ऊर्जा संकट का सामना न करना पड़े। नवीनीकरण ऊर्जा से वातावरण का प्रदूषण भी रोका जा सकता है। तो ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। तो देखो उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे है देखो, जो यथोचित किफ़ायती हो उसे हम उत्तम ईंधन कहेंगे। दूसरा है जिसका ईंधन का ज्वलन ताप उचित हो, इसे भी हम उत्तम ईंधन कहें। जिसे अज्वलनशील पदार्थों की मात्रा कम से कम हो, ये होता है उत्तम ईंधन की परिभाषा। ठीक है, जिसका भंडारण और परिवहन उत्तम हो, ये भी उत्तम ईंधन का है। तो यहाँ पे टोटल 7 टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, इन 7 टॉपिकों को अच्छी से तैयारी कर लेना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियाँ लिखिए। तो जीवाश्म ईंधन से क्या क्या हानि हो सकती है। तो पहला है जीवाश्म ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत है जो कि सीमित है। दूसरा है इसके ज्वलन से कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये जल और भूमि संसाधनों पर बुरी प्रभाव डालता है। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव से वातावरण तापमान में वृद्धि होती है। तो इस तरह से अध्याय 14 में जितने भी प्रश्न बैंक में थे वो सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। ठीक है, तो ये सभी प्रश्नों की आप अच्छे से तैयारी कर लेना।